नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे दया प्रकाश सिन्हा का नाटक कथा एक कंस की। हम इसमें मुख्य घटनाक्रम को जानेंगे और ये जानेंगे कि इसमें जो मूल संवेदना है वो क्या है और क्या ये आज के समय भी प्रासंगिक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि दया प्रकाश सिन्हा का परिचय। ये 21वीं सदी के नाटककारों में दया प्रकाश सिन्हा का नाम एक जाना पहचाना नाम है। इनमें रंगमंच से जुड़ी बहुआयामी प्रतिबद्धता है। लगभग 40 वर्षों से आईएएस के पद से अवकाश प्राप्ति के बाद यह हिंदी लेखन साहित्य को समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन्होंने नाटककार, निर्देशक, अभिनेता व नाट्य अध्येता के रूप में अपनी विशेष भूमिका निभाई है। यही कारण है कि उनके नाटक साहित्यिक व कलात्मक मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए मंच पर भी पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। इनके नाटक ऐतिहासिक, पौराणिक व सामाजिक समस्याओं को कथानक के धरातल पर चित्रित करते हैं। क्योंकि देखिए, जिस भी नाटककार के नाटक के बारे में हम जानते हैं उससे पहले नाटककार का परिचय या उनसे परिचित होना आपका आवश्यक है। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा आप इनके बारे में जान ले, दया प्रकाश सिन्हा के बारे में। अब बात करते हैं कथा एक कंस की। नाटक में जो मुख्य पात्र हैं, यहाँ पर कंस हैं, उनके पिता उग्रसेन, प्रद्योत, प्रलंब, बाहुक, वृतिघ्न, प्रतिहारी, सैनिक, मछुआरा, 3 जल्लाद हैं, सूत्रधार हैं, 2 सहायक, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, स्वाति, अस्ति और देवकी। यहाँ पर जो कंस है ये प्रमुख पात्र हैं और इसी के नाम पर इस नाटक का नामकरण किया गया है, कथा एक कंस की। देखिए, जो कंस है ये स्वेच्छाचारी शासक के रूप में अपने चरम पर है। इसकी इच्छा ही आदेश और आदेश ही नियम है। जो भी इसके सामने आंख उठाता है उसको ये कुचल देता है या उसकी आंख निकाल ली जाती है। अर्थात जो भी आवाज बुलंद करता है उसको कुचल दिया जाता है। कंस का एक छत्र शासन यहाँ पर है। यह अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लेता है। लेखक ने इस नाटक में ये दिखाया है कि जो उग्रसेन है वो कंस को बचपन में उसकी इच्छा के बारे में पूछते हैं, उसके पसंदीदा हथियार के बारे में पूछते हैं, लेकिन कंस अपनी पसंदीदा वीणा को बताता है। वीणा जो वाद्य या स्वर जिससे उत्पन्न होते हैं, ना कि किसी हथियार या अस्त्र शस्त्र को। इससे उग्रसेन क्रोधित होता है। वो अंश को जो कंस जब बालक हैं उसे प्रताड़ित करता है, क्योंकि वो इसे बताते हैं कि वीर यादव वंश में तुम पैदा हुए हो तो तुम में वीरता का भाव होना चाहिए, तुम्हें डरना नहीं चाहिए और वीणा जैसी चीज़ों से तुम्हें मोह नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें अस्त्र शस्त्रों से मोह करना चाहिए। तो एक बालक के मन में अपने पिता के प्रति जो कुंठा का भाव आ जाता है या जो क्रोध का भाव आ जाता है, जिसे वो व्यक्त नहीं कर पाता बल्कि भीतर ही भीतर घुटन अनुभव करता है। तो इसमें नाटक में नाटककार ने कुछ इस प्रकार से कथा में बदलाव किए हैं कि कंस ने शायद इसी क्रोध के कारण, जो बचपन से उसके मन में ये कुंठा का भाव आ गया था या अपने पिता के प्रति घृणा का भाव आ गया था, वही भाव अपने पिता को जेल में डालकर उसने उस भाव की पुष्टि की या वो भाव उसका पूर्णता प्राप्त हुआ। क्योंकि एक पिता को जेल में डाल देना और उसके साथ बुरा व्यवहार करना, ये शायद कहीं पर उसके बाल मन पर ऐसा कुछ प्रभाव पड़ा होगा, जिसको शायद बड़े होकर या जब वो राजगद्दी पर बैठ गया तब उस भाव को उसने प्रकट किया होगा। तो यहाँ पर कंस मुख्य पात्र हैं, उग्रसेन उसके पिता है। प्रद्योत, प्रलंब और जो बाहुक है ये कंस के सहयोगी हैं जो हमेशा उसके साथ रहते हैं। जो स्वाति है, स्वाति पूतना का ही जो रूप है वो स्वाति है, या पूतना को ही यहाँ पर नाम दिया गया है स्वाति का। पूतना वही जो कृष्ण को मारने के लिए उसे विष पिलाने के लिए जाती है। लेकिन इस नाटक में लेखक ने या नाटककार ने अपने समझ के अनुसार कुछ इस तरह से इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि पूतना जब बाल रूप में कृष्ण को देखती है तो उसका ममत्व का भाव जाग उठता है और वो जो जहर उसके मुंह में डालने के लिए गई थी उसे मारने के लिए, वो जहर उसके मुंह में ना डालकर बल्कि अपना स्तन उसके मुंह में देने के बाद वो जहर स्वयं खा लेती है और वो मारी जाती है। क्योंकि लेखक को ये बात
सही नहीं लगती या वो इस बात से सहमत नहीं है कि एक बालक एक राक्षसी का वध कर सकता है। तो इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा इसमें बदलाव किया है। यहाँ पर जो अस्थि है वह मथुरा की राजकुमारी और मगध की महारानी है। यहाँ पर अस्थि बार बार कंस को इस बात का एहसास करवाती है कि उसके पिता के कारण ही वो राजगद्दी पर विराजमान है, या समय समय पर उसके पिता ने ही उसके विद्रोहियों को दबाने में सहायता करी है। तो इसी बात से कंस और अस्थि के बीच में जो संबंध है ये थोड़े से दूरियां बढ़ जाती है दोनों में, और दोनों के संबंध विच्छेद हो जाते हैं। अस्थि अपने पिता के द्वारा किया गया जो उपकार है कंस के प्रति उसको कभी भूलने नहीं देती, बल्कि बार बार वो कंस को इस बात का एहसास करवाती है। देवकी कंस की चचेरी बहन है, जिसके विवाह के समय स्वयं देवकी और वासुदेव को कंस उसके ससुराल जब छोड़ने जाता है, देवकी के रथ पे सवार होता है, उसका सारथी बनता है। लेकिन तभी भविष्यवाणी होती है, यानी आकाशवाणी होती है, जिसमें ये पता चलता है कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध कर देगा या उसकी हत्या कर देगा। इसी के बाद दोनों भाई बहन के बीच में जो प्रेम था, उस प्रेम के बीच में एक क्रोध की लकीर आ जाती है, या एक ऐसा दोनों में द्वंद्व शुरू होता है। क्योंकि देखिए ये कितना भीषण द्वंद्व रहा होगा। कंस जो स्वयं अपनी बहन से इतना प्रेम करता है, उसकी बहन अपने भाई पर अपना जीवन न्यौछावर करती है, लेकिन आज ऐसी भीषण परिस्थिति आ गई है कि वही कंस अपनी बहन को बंदी बना लेता है और उसे कारागार में डाल देता है। कंस और देवकी के इस द्वंद्व को अगर देखें तो यहाँ पर जो अपनी बहन के प्रति उसका प्रेम और घृणा का मिश्रित भाव है, वो नाटकीय रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया है। एक और बहन के लिए सहज मानवीय अनुराग और दूसरी ओर आत्मसत्ता, जिसको वो खोना नहीं चाहता, खुद की सत्ता को स्थापित करना चाहता है। तो यही वो बिंदु है जहाँ से हमें पता चलता है कि कैसे जो रिश्ते हैं वो एक कगार पर चले जाते हैं या वो ध्वंस हो जाते हैं। कब? जब एक स्वेच्छाचारी नृशंस राजा बन जाता है या वो बनने की कामना रखता है। तो यहाँ पर जो मानवीय अगर देखें संवेदना है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब एक भाई अपनी सत्ता के लालच में आकर अपनी बहन की 7 संतानों की हत्या कर देता है, तब हमें ये समझ में आता है कि कैसे एक स्वार्थी व्यक्ति केवल सत्ता के लोभ और लालच में इस प्रकार का नृशंस बन सकता है, या इस प्रकार का स्वार्थी बन सकता है, या क्रूर बन सकता है। तो यहाँ पर देवकी के पात्र के माध्यम से जो मानवीय संवेदनाओं का समाज में हनन हो रहा है उसको बखूबी चित्रित किया गया है। इसी के बीच में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा भी चलती है, जहाँ पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद का विरोध करता है या वो उसे प्रताड़ित करता है, किसके लिए? विष्णु को ना मानने के लिए, लेकिन बाद में प्रहलाद की विजय होती है। तो इस कथा को भी इसमें शामिल किया गया है। सूत्रधार है जो बीच में आता है थोड़े समय के लिए, इसका यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका है। 2 सहायक भी हैं, जल्लाद हैं, ये अन्य पात्रों में शामिल हैं। जो मुख्य पात्र हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। वैसे अगर इस नाटक को बहुत अच्छे से आपको करना है तो एक बार पूरा नाटक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पर मोटे तौर पर आपको बता सकती हूँ कि इस नाटक में क्या है, और विस्तार में बताना इतना संभव नहीं हो पाता। तो आइए देखते हैं। देखिए इस नाटक के 2 अंक हैं, यानी 2 भागों में 2 अंकों में इसे विभाजित किया गया है। इसमें नाटककार ने पूर्व दीप्ति अर्थात फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया है। कंस अपने बीते हुए जीवन को फिर से जीता है। उसकी बीती हुई जीवन घटनाएं, संबंध, आक्रोश व आह्लाद के क्षण पुनः उसकी स्मृति में संजीवित होते हैं, और वो बार बार उन बातों को याद करके विचलित हो जाता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, या और फिर वापस उसी समय में वर्तमान समय में लौट आता है। यानी ये पूर्व दीप्ति या फ्लैशबैक शैली में इस नाटक की रचना की गई है। यह नाटक एक पौराणिक घटना पर आधारित है। इस नाटक में कंस अपनी बहन देवकी, सखा व बहनोई वासुदेव को सत्ता लोभ के कारण बंदी बना लेता है। अपने स्वार्थ पूर्ति के आगे बहन का प्रेम भी फीका पड़ जाता है। कंस अपनी सत्ता लोलुपता के कारण अपनी ही बहन की 7 संतानों का वध कर देता है। वह 8वीं संतान कृष्ण को मारने के लिए ना जाने अष्टमी को जन्मे कितने ही मासूम बालकों का वध भी करवाता है। कंस अपने स्वार्थ के लिए पापी बन जाता है।
देखिए, वर्तमान समय में भी अगर हम इसकी प्रासंगिकता को जोड़ने का प्रयास करें तो वर्तमान समय में भी तो यही है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो मानवीय संवेदना है, जो रिश्ते हैं, सामाजिक नाते हैं, उन सबको तोड़ने में वर्तमान मानव कहीं पर भी कोई परहेज नहीं करता। उसके बाद देखें तो इस नाटक में मिथक और समकालीन अनुभव की टकराहट कथा है। इसमें सत्ता लोलुपता, मानवीय मार्दव की टकराहट, पूरा कथा और आधुनिक अनुभव के टकराव का सृजनात्मक पहलू इस नाटक में सार्थक रूप से उभरा है। संक्षेप में इसमें यद्यपि कथा एक कंस की है, लेकिन फिर भी वह किसी भी सत्ताधारी की हो सकती है, जो मानव की सरलता का संभाग होते हुए भी सत्ता के क्षेत्र में जाते ही मानव दानव में बदल जाता है। यानी सत्ता के लोभ में पड़ते ही मानव दानवीय रूप ले लेता है। इस कथा को नाटककार ने पर्याप्त कलात्मकता के साथ आधुनिक अनुभव को भी अपनी सृजनात्मक शक्ति के माध्यम से प्रयुक्त भाषा के द्वारा पाठकों व दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सत्ता का लोभ केवल कंस को ही नहीं, आप कहीं पर भी इतिहास के पन्ने अगर आप खोल कर देखेंगे तो बहुत से ऐसे सत्ताधारी हुए हैं जिन्होंने अपने लोभ के लिए, अपनी सत्ता के लिए ना जाने कितने ही निरीह सामान्य मानवों की बलि दे दी। इसमें कंस के साथ साथ रावण का नाम आप बखूबी जानते हैं। इसके बाद भी अनेक ऐसे सत्ताधारी हुए हैं जिन्होंने कि अपनी सत्ता के लिए, चाहे वो हिटलर है, चाहे वो मुसोलिनी है, उन्होंने अपनी सत्ता के लिए कितने ही परिवर्तन स्वीकार कर लिए या कितने ही लोगों को बलि पर चढ़ा दिया, कितने ही मानवीय संवेदनाओं को आहत किया होगा। लेखक ने कथा को मनोवैज्ञानिक आधार देने के साथ साथ उसे तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक चेतना और स्थिति से भी जोड़ा है। इसमें आधुनिक चेतना के तो आयाम दिए ही हैं, एक बड़े समकालीन मूल्यगत प्रश्न को भी उठाया है। लेखक ने कंस के द्वारा उन स्वेच्छाचारी शासकों के निर्माण और विनाश का अन्वेषण किया है जिनका समय समय पर इतिहास के विभिन्न मुद्दों पर आविर्भाव हुआ है, चाहे वह कंस हो, औरंगजेब, हिटलर या मुसोलिनी। ऐसे व्यक्ति आम सत्ता के विस्तार की उद्दाम आकांक्षा से पीड़ित उस मार्ग पर आगे बढ़ते ही जाते हैं जहां से लौटना संभव नहीं होता और जिसकी परिणति या परिणाम क्या होता है, आत्मनाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अतः इस नाटक के द्वारा एक स्वेच्छाचारी शासक के उत्थान पतन के अतिरिक्त उसकी महत्वाकांक्षा में शामिल त्रासदी को पकड़ने की भी चेष्टा की गई है। यही इस नाटक की मूल संवेदना है और वर्तमान समय में भी ये पूर्णतः प्रासंगिक है। देखिए, वर्तमान समय में भी अगर हम सामाजिक क्षेत्र की बात करें, राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, देखिए समाज में भी तो यही हो रहा है। कंस अपनी बहन को और बहनोई को ही जेल में डाल देता है, अपने पिता को जेल में डाल देता है। किसके लिए? सिर्फ सत्ता के लिए। यहाँ पर वर्तमान समय में भी तो इसी तरह जो मानवीय संवेदना है वो समाप्त होती जा रही है। भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है, एक दूसरे का मान सम्मान समाप्त होता जा रहा है। उसी प्रकार अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में भी तो सत्ता लोलुपता है, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, केवल अपने लालच के लिए साधारण जनता का राजनेता प्रयोग करते हैं और जब उनका लालच सिद्ध हो जाता है तो साधारण जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। अपने स्वार्थ के लिए कितने ही मासूम लोगों की हत्या करवा दी जाती है, अपने स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर लोगों को भड़का दिया जाता है और ना जाने ऐसी कितनी ही हिंसक घटनाएं समाज में या राजनीति में हो जाती है जो केवल स्वार्थ के वशीभूत होती है। तो यही इस नाटक में अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए मानव सत्ता का लोभी या लालची होकर कितना भी नीचे गिर सकता है, यही आज की प्रासंगिकता भी है और इस नाटक की मूल संवेदना भी। तो उम्मीद करती हूँ कि नाटक आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट करके बताएं, मैं जल्द इससे संबंधित अन्य प्रश्न भी आपको देने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।